हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस की। तो व्हाट इज एन आर्गेनियस बेस? सो वैसे बेसिस जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश करते हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्गेनियस बेस। फॉर एग्जांपल, जितने भी अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर आर्गेनियस बेसिस। ठीक है, जैसे एग्जांपल है NaOH का। तो NaOH एक्वस मीडियम में, Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस में टूट जाता। ठीक है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ आर्गेनियस बेस। सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? आर्गेनियस बेसिस। नेक्स्ट बात करें ब्राउनस्टेड लोडी बेस की। तो ये क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। दे आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, यानी ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, H2O प्लस HCl goes to H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ बात करिए लिक्विड फॉर्म में होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा और ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। अब वाटर ने क्या किया? इसने क्या किया? H प्लस डोनेट, सॉरी इसने क्या किया? H प्लस एक्सेप्ट। H प्लस क्या किया? एक्सेप्ट किया। HCl क्या किया? H प्लस डोनेट। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया? बेस, और ये क्या हो गया? एसिड। अब वाटर से हमारा क्या बना? H3O प्लस, तो इट इज आवर कॉन्जुगेट। बेस से क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड। और HCl ने क्या किया? H प्लस लूज किया, तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। एसिड से क्या बन गया? बेस। तो हम लोग ब्रॉन्स्टेड लोडी कॉन्सेप्ट के अंदर ये देखते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड बेस की थियरी के बारे में बात करते हैं। होता क्या है कि किसी भी दो कॉन्जुगेट एसिड बेस का जो पेयर होता है उसमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें H2O और H3O प्लस में, तो एक H प्लस का डिफरेंस है। HCl और Cl माइनस में एक H प्लस का डिफरेंस है। तो किसी भी एक पेयर के अंदर हमेशा एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लुईस बेसिस की। तो ये क्या होते हैं? यहाँ होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ठीक है, इसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है? कंडीशन है एट लीस्ट वन लोन पेयर प्रेजेंट। एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। एग्जाम्पल देखें, तो जैसे आप लिख सकते हैं अमोनिया, वाटर, OH माइनस, या फिर हम बात कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स की, एक्सेट्रा। ठीक है, जहाँ पर भी आपके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर है वहाँ हम लुईस बेस की बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक बेसिस की। तो हमारे लिए ऑर्गेनिक बेस कैसा होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक बेसिस। आर ऑर्गेनिक बेसिस। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? इसके लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो जो साइज है नाइट्रोजन का, साइज इज स्मॉल, स्मॉल साइज है। ठीक है, फिर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो क्या होगी? लोन पेयर की अवेलेबिलिटी। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। ठीक है, अगर किसी भी एटम को बेस की तरह एक्ट करना है
तो उसके बाद लोन पेयर तो होना ही चाहिए। तो पहली बात तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अब लोन पेयर तो आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सबके पास अवेलेबल है, लेकिन उसकी EN वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि वो डोनेट कर पाए। अब साइज़ की बात करें तो साइज़ भी इसका काफ़ी स्मॉल होता है। जैसे मान लीजिए कि आप बात करें नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस की, तो नाइट्रोजन का साइज़ क्या है, स्मॉल है। फॉस्फोरस साइज़ क्या है, बड़ा है। तो फॉस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी डिस्पर्स रहेगा। तो काफ़ी डिस्पर्स होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर जनरली ऑर्गेनिक बेसिस। अब इसके एक फीचर भी लिख सकते हैं, दे आर जनरली वीक बेसिस। जनरली वीक बेसिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये पार्शियली डिसोशिएट करते हैं, पार्शियली डिसोशिएट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेसिसिटी के बारे में। अब देखो, अगर हम बात करें बेसिसिटी की, हमने ले लिया यहाँ पर अमोनिया, साथ में उसमें वाटर में ऐड किया, तो क्या बन जाएगा, NH4+ एक्वस। यहाँ भी हम एक्वस लिख सकते हैं क्योंकि हम वाटर के अंदर डाल रहे हैं। NH4 एक्वस, वाटर लिक्विड में डाला, NH4+ प्लस OH- एक्वस। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं, Kb। ठीक है, Kb वैल्यू क्या लिखेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+ इंटू OH- डिवाइडेड बाई NH3। वाटर एक्सेस में है इसलिए हम उसके कॉन्सेंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लिखेंगे। ये क्या हो गया हमारा, Kb वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूँ Pkb की, Pkb क्या होगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ Kb। ठीक है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ Kb। अब देखो, जितना ज़्यादा OH- आएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि Kb वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, यानी प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और हमारा Pkb क्या है, Pkb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb, क्योंकि यहाँ कैसा है, नेगेटिव साइन है। तो हम बोल सकते हैं कि Pkb इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, Kb की वैल्यू बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी, और Pkb वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे Pkb वैल्यू बताओ ऑर्डर में, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे जो गंदा बेस होगा उसकी Pkb वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले फैक्टर देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये जो फैक्टर है वो हम यूज़ करते हैं अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड। ठीक है, अब देखो, मान लो आपने लिया CH3- NH2- OH- NF-। आपको बतानी है Kb ऑर्डर इन सब के बीच में। ठीक है, ये सभी कैसे हैं, सेकेंड पीरियड के हैं। तो इनमें अगर बात करें बेसिक स्ट्रेंथ की, तो देखो यहाँ ध्यान से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लोन पेयर जो अवेलेबल होगा वो कम होगा, अवेलेबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, Kb वैल्यू। जितना ज़्यादा EN वैल्यू ज़्यादा होगी उतना वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, उतना लोन पे उसके ऊपर स्टेबल होगा, वो नहीं देना चाहेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बात करूँ इन चारों में, तो सबसे कम Kb वैल्यू किसकी है, सबसे कम EN वैल्यू जिसकी है उसकी सबसे ज़्यादा Kb वैल्यू होगी। इसका मतलब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कार्बन की सबसे कम EN वैल्यू है, इसका मतलब उसके ऊपर लोन पेयर अवेलेबल होगा, उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर है। वैसे ही हम थर्ड पीरियड के अंदर भी बात कर सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर SiH3-, फिर लिख सकते हैं PH2-, फिर लिख सकते हैं SH-,
फिर लिख सकते हैं Cl माइनस, इस तरीके से बात कर सकते हैं। यहाँ भी इस तरीके का ऑर्डर लिख देंगे हम Kb वैल्यू, ठीक है। अब बात करें साइज ऑफ एटम। साइज हम यूज करते हैं अलोंग अ ग्रुप, अलोंग अ ग्रुप। अब यहाँ क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए साइज के बढ़ने से क्या असर पड़ेगा वो देखो। पहले साइज बढ़ेगा तो देखो क्या होगा, लोन पेयर अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब वो क्यों होगा देखो, जैसे मान लो एक छोटा सा एटम है, ठीक है, और एक बड़ा सा एटम है। यहाँ आपने रखा 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ भी रखा 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। अब देखो यहाँ सरफेस एरिया कैसा है, कम है, और यहाँ सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, स्टेबल कहाँ ज़्यादा है, यहाँ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ कम हो जाएगी। और यहाँ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। बड़े सरफेस एरिया पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा डिस्पर्स होगा, ज़्यादा डिस्पर्स होगा तो उतना अवेलेबल नहीं होगा डोनेट करने के लिए। ये हमारा क्या है कॉन्सेप्ट। तो हमेशा क्या बोलेंगे हम कि Kb वैल्यू जो होगी वो जितना छोटा साइज है आपका उतना ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। साइज बढ़ेगा तो Kb वैल्यू घटेगी, साइज घटेगा तो Kb वैल्यू बढ़ेगी। जैसे बात करें हम F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ Kb ऑर्डर का तो मैं क्या बोलूँगा, साइज छोटा किसका है, F माइनस का, तो सबसे कम होगा Kb वैल्यू किसका, सबसे ज़्यादा होगा। साइज छोटा है तो Kb वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, इस तरीके से, ठीक है। सिमिलर लिख सकते हैं हम OH माइनस SH माइनस SEH माइनस एंड TEH माइनस। यहाँ पे भी सेम ऑर्डर, हम और भी सारे ग्रुप्स में बात कर सकते हैं सिमिलर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या देखते हैं, ये यूज़ करते हैं हम सिमिलर एटम्स के लिए, सिमिलर डोनेटिंग एटम। जैसे हम अगर नाइट्रोजन की बात करें तो सारे नाइट्रोजन होने चाहिए, हम ऑक्सीजन की बात करें तो सारे ऑक्सीजन होने चाहिए, कार्बन की बात करें तो सारे कार्बन होने चाहिए। अब देखो EN वैल्यू की बात करें तो Sp की EN वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू Sp2 एज कम्पेयर टू Sp3, ठीक है। ये क्यों आया, परसेंटेज S कैरेक्टर से, है ना। जितना ज़्यादा होगा परसेंटेज S कैरेक्टर उतना ज़्यादा उसकी EN वैल्यू होगी। अब देखो अगर हम Kb की बात करें तो हमने ऊपर क्या देखा था कि Kb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EN वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर Sp3 देन Sp2 देन क्या बोलेंगे Sp। अब देखो यहाँ Sp3 में भी 3 चीज़ें पॉसिबल है। Sp3 में भी 3 डिग्री की ज़्यादा होगी, 2 डिग्री से ज़्यादा होगी, 1 डिग्री से। किस में हम बात कर रहे हैं, Sp3 के अंदर। Sp2 में बात करें तो हम बोलेंगे लोकलाइज की ज़्यादा होगी डीलोकलाइज से, और Sp के अंदर भी बात करें तो क्या बोलेंगे, लोकलाइज की ज़्यादा होगी डीलोकलाइज से। अब समझते हैं कि लोकलाइज और डीलोकलाइज का मतलब क्या है, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में भी जब एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा था तो वहाँ इसके बारे में बात की थी कि लोकलाइज और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है। फिर भी यहाँ देखेंगे अभी, जैसे पहला एग्जाम्पल देखें आप, तो देखो यहाँ हमारा नाइट्रोजन क्या है, डोनेटिंग एटम है, यहाँ भी और यहाँ भी। और हम यहाँ बात करें तो ये कैसा है Sp3, यहाँ बात करें तो Sp2, यहाँ बात करें तो Sp। सिंपल क्वेश्चन है, हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अगर ऑर्डर लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे, Kb ऑर्डर। Kb ऑर्डर क्या बोलेंगे, इसे हम बोल दें A, इसे हम बोल दें B, इसे हम बोल दें C। तो हमारा जितना कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी अच्छी होगी बेसिक स्ट्रेंथ, तो हम बोलेंगे A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ बात करें तो यहाँ देखो नाइट्रोजन, यहाँ भी कैसा है Sp3, यहाँ भी कैसा है Sp3, और यहाँ भी कैसा है Sp3, बट यहाँ डिग्री कैसा है 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, और यहाँ क्या है 3 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे Kb ऑर्डर,
3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें। इन जनरल ये जो ऑर्डर आता है वो गैसेस में ही आता है, हम इसके बारे में बात करेंगे सॉल्वेंट के बारे में, वो आगे बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ देखें तो यहाँ देखो ध्यान से, इस नाइट्रोजन को देखो, ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो ये कैसा है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज ही है। लग रहा होगा ये sp3, बट इसका ये देखो लोन पेयर, ये यहाँ डीलोकलाइज्ड है। तो जो भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसका मतलब ये भी कैसा है, sp2। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही sp2 हैं, लेकिन एक में डीलोकलाइज्ड, एक में तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, ये पार्टिसिपेट कर रहा किसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, लोकलाइज्ड, और यहाँ क्या बोलेंगे हम, डीलोकलाइज्ड। यहाँ क्या है, लोकलाइज्ड, और इधर डीलोकलाइज्ड। अब बताओ कहाँ लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, लोकलाइज या डीलोकलाइज्ड। जहाँ अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है, लोकलाइज में अवेलेबल है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, ये रहा हमारा केबी ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रोजन कैसा है, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ बात करें तो ये लोन पेयर गया, डीलोकलाइज हो गया, तो यहाँ भी क्या बोलेंगे, sp। अब क्या दोनों में डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल है, यहाँ लोकलाइज्ड है और यहाँ कैसा है, डीलोकलाइज। फिर से हम क्या बोलेंगे, केबी वैल्यू लोकलाइज्ड का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डीलोकलाइज्ड। जहाँ अवेलेबल है वो ज़्यादा दे पाएगा। अब देखो इन पांचों में अगर हम बात करें ABCDE में, तो यहाँ देखो सबसे पहले लिख लो sp3 है, ठीक है, ये sp2 है लेकिन लोकलाइज्ड वाला है, ये sp है लेकिन डीलोकलाइज्ड वाला है, ये sp है लेकिन लोकलाइज्ड है, ये sp, ये C और E तो बिल्कुल सेम हो गए। एक काम करो, इसको हटा दो, ABCD में हम बात करते हैं। अगर इन चारों में बात करें तो क्या बोलेंगे, हमने क्या बोला सबसे पहले, EN वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा होगी, sp, देन sp2, देन sp3। हमें kb वैल्यू क्या लिखनी है, पहले sp3, देन sp2, देन sp। पहले sp3 खोजेंगे, sp3 हमारे पास एक ही है तो a पहले लिखेंगे। उसके बाद sp2 देखेंगे, जब यहाँ sp2 एक ही है, कौन सा है, b, तो b लिख देंगे। उसके बाद हम बात करें sp की, तो sp में दो है, एक लोकलाइज्ड और एक डीलोकलाइज्ड। तो हम क्या बोलेंगे, पहले लिखेंगे लोकलाइज्ड, तो लिखेंगे d, देन क्या लिखेंगे, c। सिंपल है, ऐसे मिक्स करके आप सभी तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। क्लियर, चलो अब देखें एक एक्सेप्शन के बारे में। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, हमें इन 6 का निकालना है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब एक्सेप्शन देखो है क्या, अगर हम बात करें sp कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो sp3 नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। ठीक है, sp कार्बन की EN वैल्यू sp3 नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप किसी और कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें, जैसे sp कार्बन sp नाइट्रोजन की, या फिर sp2 नाइट्रोजन की, या किसी और की भी, हमेशा नाइट्रोजन की ही ज़्यादा होती है, हमेशा नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, एक्सेप्ट दिस कॉम्बिनेशन sp कार्बन और sp3 नाइट्रोजन। क्लियर है, अब इसको ध्यान में रखते हुए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या है, sp3 कार्बन, यहाँ क्या है, sp2 कार्बन, यहाँ क्या है, sp कार्बन, यहाँ क्या है, sp3 नाइट्रोजन, यहाँ क्या है, sp3 ऑक्सीजन, यहाँ क्या है, sp3 फ्लोरीन। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, क्योंकि ये एक ही पीरियड के हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा हमारा, सबसे ज़्यादा ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, F की, देन किसकी हो जाएगी, E की, देन किसकी हो जाएगी, C, देन D, देन B, देन A। हमने यहाँ पे चेंज किया है बिकॉज हमने अभी देखा ये एक्सेप्शन, हमने अभी देखा ये एक्सेप्शन, इसलिए हमने यहाँ पे चेंज किया है। तो के बी ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स कर दो, F सबसे कम, देन E, देन C, देन D, देन B, देन A। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा के बी ऑर्डर। चलो
नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की। अब देखो हमें क्या करना है, लोन पे डोनेट करना है। हमें क्या करना है, लोन पे डोनेट करना है। तो लोन पे डोनेट कौन कर सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करेंगे, के बी वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस आई प्लस एम एंड प्लस एच सी, ये सब क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन माइनस आई माइनस एम माइनस एच सी ये क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। हमें क्या देखना है, प्लस आई प्लस एम प्लस एच को दिखेंगे तो वो बढ़ाएगा बेसिक स्ट्रेंथ, अगर माइनस आई माइनस एम माइनस एच सी है तो वो घटाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। सिंपल सी बात। अब यहाँ देखो, यहाँ बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, ये एस पी 3 है, ये भी एस पी 3 है, ये भी एस पी 3 है। ठीक है, और सारे कैसे हैं 1 डिग्री, ये भी कैसा है 1 डिग्री, और ये भी कैसा है 1 डिग्री। अब क्या करें, अब देखो यहाँ पर ये ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस आई दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन क्या कर रहा है, माइनस आई। यहाँ एनओ क्या कर रहा है, माइनस आई। अब देखो दोनों क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, बी और सी में विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन कहाँ ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है, वो NO2 ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि इसका माइनस आई क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। माइनस आई कैसा है इसका, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हम क्या बोलेंगे, के बी वैल्यू अगर लिखना चाहूँ मैं, इसे बोल दूँ ए, इसे बोल दूँ बी, और इसे बोल दूँ सी, तो मैं क्या बोलूँगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा ए का, देन हो जाएगा बी का, देन सी का। क्योंकि यहाँ देखो माइनस आई ग्रुप्स हैं, जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई उतना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नाइट्रोजन के पास, इतना कम डोनेट कर पाएगा वो। चलो अगला एग्जांपल देखें। यहाँ देखो, यहाँ सारे नाइट्रोजन कैसे हैं, इसके बारे में बात करें तो ये कैसा है, sp3 2 डिग्री। इसके बारे में बात करें तो sp3 2 डिग्री। इसके बारे में बात करें तो sp2 डीलोकलाइज्ड, और यहाँ बात करें तो sp2 लोकलाइज्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ हम बात करेंगे के बी वैल्यू की, तो हम क्या बोलेंगे, sp3 आगे आएगा, यानी इसे बोलते हैं ए बी सी एंड डी। तो ए और बी दोनों ही क्या आएंगे, आगे आएंगे एज कम्पेयर टू सी एंड डी, कोई डाउट नहीं। sp3 तो ज़्यादा ही होगा sp2 से। ए और बी में बात करें तो इसमें डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखो। अब यहाँ जो कार्बन एटम्स हैं, ये चारों कार्बन एटम ए के अंदर, वो सभी डोनेट करेंगे नाइट्रोजन की तरफ, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर मैं बी में बात करूँ तो ये दोनों कार्बन एटम तो डोनेट करेंगे इधर, बट ये ऊपर भी करेंगे। क्यों करेंगे ऊपर, क्योंकि ये sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन ये तो sp3 है ना, ये भी तो sp3 है, तो sp3 से sp2 तो खींचेगा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा किस नाइट्रोजन पे होगी, ए में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि बी में जो sp2 कार्बन है वो भी तो थोड़ा खींचेगा। तो क्या बोलेंगे, ए की ज़्यादा हो जाएगी बी से। ठीक है, अब बात करें सी और डी में, तो हमने देखा था अभी कि जहाँ डीलोकलाइज हो गया इलेक्ट्रॉन वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, डी इज मोर बेसिक देन सी। तो यह हो गया हमारा फाइनल के बी ऑर्डर। क्लियर, हमेशा इस तरह से ही सवाल को सॉल्व करना है आपको। अगला एग्जांपल देखें, तो यहाँ देखो, यहाँ लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया ए के अंदर, तो कैसा है ये sp2 डीलोकलाइज्ड। यहाँ लोन पेयर sp3 है, sp3 है 1 डिग्री है बी के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ क्या है, sp2 लोकलाइज्ड, क्योंकि ये लोन पेयर डीलोकलाइज हुआ तो रिंग के अंदर sp कैरेक्टर आ जाएगा। sp मतलब 180 डिग्री, रिंग कभी लीनियर तो होता नहीं है। ठीक है, हमेशा कैसा रहेगा, ये लोकलाइज्ड ही रहेगा। यहाँ बात करें तो ये क्या है sp3 लेकिन 2 डिग्री, ये डी मान लें हमने, इसे हम सी बोल दें। तो अगर के भी बोले हैं, सबसे पहले देखो sp3 कहाँ कहाँ है, बी और डी में sp3 है, बी और डी, लेकिन दोनों में डिग्री अलग अलग है, ये 1 डिग्री है, 3 डिग्री 2 डिग्री है। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले डी आएगा क्योंकि उसकी डिग्री क्या है 2, देन आएगा आपका बी। ए और सी में बात करें, ए में क्या है डी लोकलाइज्ड, सी में क्या है लोकलाइज्ड, तो लोकलाइज पहले आएगा क्योंकि वहाँ पर अवेलेबल है लोड पर इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बोलेंगे, सी देन ए। ये हो गया हमारा के बी ऑर्डर। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, तो हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। अगला एग्जाम्पल, यहाँ देखो, यहाँ भी डीलोकलाइज्ड, यहाँ भी डीलोकलाइज्ड, यहाँ भी डीलोकलाइज्ड, और यहाँ पे भी डीलोकलाइज्ड, सब sp2 डीलोकलाइज्ड। लेकिन यहाँ पर जो हमारा पैरा पे ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं। ये क्या कर रहा, हाइपर कॉन्जुगेशन 3 अल्फा एच। ठीक है, ये क्या कर रहा, माइनस एम माइनस आई, माइनस एम डोमिनेट कर रहा,
ये Cl क्या करेगा, माइनस आई। ठीक है, अब बताओ NO2 से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन खींच रहा ज़्यादा? जो ज़्यादा खींचेगा वो वहाँ पे अनअवेलेबल कर देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, Kb ऑर्डर C का सबसे कम, देन D, देन A, देन B। बी में क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ पुश कर रहा है ये, मतलब क्या है, नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जबकि COD में क्या कर रहा है, वो घटा रहा। तो बी तो सबसे आगे आना चाहिए, बिल्कुल आया भी है, और COD पीछे आना चाहिए। COD में कंपेयर करें तो माइनस एम ज़्यादा विड्रॉ करेगा, तो ज़्यादा लोन पेयर खींच लेगा नाइट्रोजन से, तो अवेलेबल नहीं होगा उतना उसके पास। सिंपल। अगला एग्जांपल देखें। अब यहाँ मेटा पे आ गया, तो मेटा पे तो हम जानते हैं ना लगेगा रेजोनेंस ना लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव से हम ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ क्या लगेगा, देखो प्लस आई इफेक्ट, यहाँ क्या लगेगा माइनस आई इफेक्ट, यहाँ लगेगा माइनस आई इफेक्ट। ये माइनस आई कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, ये कैसा होगा, वीक। हमने माइनस आई का ऑर्डर याद किया है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर के बी ऑर्डर, जितना डोनेटिंग ग्रुप उतना अच्छा। तो हमने इसको अगर ए बी सी डी बोल दिया, ए बी सी डी, तो हम बोलेंगे बी इज मोस्ट बेसिक, देन ए, देन डी, देन सी। ठीक है, प्लस आई प्लस एम और हाइपर कंजुगेशन तीनों बढ़ाएंगे, माइनस आई माइनस एम और माइनस हाइपर कंजुगेशन हमेशा घटाएंगे बेसिक स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं एरोमेटिसिटी की। अब देखो यहाँ क्या होता कि इफ lone pair of electron is involved in aromaticity, is involved in aromaticity, then its basic strength is lower as compared to when lone pair is delocalized, lone pair is delocalized on some other atom। मतलब क्या है इसका, अब हमें क्या देखनी है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी। अगर लोन पेयर एरोमेटिसिटी में चला गया, मतलब वो लोन पेयर किसी कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप करने में इस्तेमाल हो रहा, तो वो लोन पेयर की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस, एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस। अब देखो इसका मतलब क्या है, पहला एग्जांपल देखें तो ये जो लोन पेयर है, इसे हम ए बोल दें, ए के अंदर जो लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर एरोमेटिसिटी क्रिएट कर रहा है इस मॉलिक्यूल के अंदर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, साइक्लिक है, प्लेनर है और कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। तो ये कंपाउंड कैसे हो गया, एरोमेटिक। अब सोचो ज़रा, अगर वो लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होता तो वहाँ एरोमेटिसिटी आती, नहीं आती। तो सबसे पहले तो ये लोन पेयर इन्वॉल्व है एरोमेटिसिटी के अंदर। बी देखो, बी में क्या है, यहाँ रेजोनेंस है सिंपल, तो यहाँ भी क्या है sp2 डीलोकलाइज्ड, यहाँ भी कैसा था sp2 डीलोकलाइज्ड। थर्ड में बात करें तो यहाँ तो क्या है sp2 लोकलाइज्ड। तो अगर मैं के बी ऑर्डर लिखूँ तो मैं लिखूंगा सी का सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ लोकलाइज्ड है। ए और बी में कंपेयर करना पड़े तो क्योंकि एरोमेटिसिटी में चला गया ए के अंदर लोन पेयर, तो वो हाईली अनअवेलेबल है, क्योंकि मॉलिक्यूल ऑलरेडी बहुत स्टेबल है, वो लोन पेयर तो वहाँ डीलोकलाइज होने में स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, तो वो डोनेट क्यों करेगा किसी को। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, बी देन ए, इस तरीके से लिख देंगे हम। कहीं पे भी एटम अगर एरोमेटिसिटी में गया, लोन पेयर अगर एरोमेटिसिटी में गया, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगला एग्जांपल देखें, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन आइटम है, हमें बताना है चारों के बीच में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो देखते हैं सबसे पहले ए को, ए कैसा है, देखो यहाँ पर sp2 डीलोकलाइज्ड, क्लियर है। बी के बारे में बात करें तो sp3 1 डिग्री, सी के बारे में बात करें तो sp2 लोकलाइज्ड, ध्यान से देखो। और अगर डी के बारे में बात करें तो ये भी कैसा है sp2 डीलोकलाइज्ड।
देखो यहाँ ये रेजोनेंस कर रहा, ठीक है, ये तो लोन पेयर अवेलेबल है, वहाँ वहीं पर रहेगा, और ये यहाँ पे कभी शिफ्ट नहीं कर सकता। शिफ्ट करेगा तो रिंग के अंदर क्या आ जाएगा, sp कैरेक्टर। अब रिंग में sp कैरेक्टर तो बहुत ही रेयर है, बहुत 6 मेंबर रिंग में तो हो ही नहीं सकता। मतलब क्या है, आप 6 मेंबर रिंग के अंदर 180 डिग्री बॉन्ड एंगल बना रहे हैं। सोच के देखो, 120 से 180 कर दिया आपने, एंगल से इतना बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल टूट जाएगा, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, अब देखो इन चारों में अगर लिखना है हमें केबी ऑर्डर, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले खोजो sp3, कहाँ है sp3, बी में है, बी सबसे ज़्यादा। फिर बात करें sp2 की, अब sp2 में तीनों हैं आपके पास, ए भी है, सी भी है और डी भी है, लेकिन sp2 में भी पहले लोकलाइज खोजना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब बात करें डी लोकलाइज की, तो दोनों डी लोकलाइज ए और डी, लेकिन डी के अंदर गया हुआ एरोमेटिसिटी के अंदर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस रिंग को, ये रिंग ध्यान से देखो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, तो क्या हो गया, हम इस पाई बॉन्ड को भी काउंट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कॉमन है दोनों ही रिंग के पास। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे बी सबसे बेसिक, देन सी, उसके बाद बात करें तो ए, देन डी। तो डी में कहा गया, हुआ एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट हो गया। नेक्स्ट बात करें स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। अब देखो यहाँ हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन में, जैसे मान लो आपने एसिड का रिएक्शन देखा, तो उसका कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं। बेस का रिएक्शन हुआ तो हम कॉन्जुगेट एसिड का भी स्टेबिलिटी देख सकते हैं, उससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि रिएक्शन कितना फॉरवर्ड प्रोसीड किया होगा। अब यहाँ बात करते हैं हम स्पेशल केसेस ऑफ गुआनिडीन एंड एमिडीन्स। अब पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दीज कंपाउंड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस अमंग ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब समझते हैं इसको। यहाँ देखो, ये जो पहला कंपाउंड है इसे हम कहते हैं एमिडीन ग्रुप, एमिडीन, यहाँ आर कुछ भी हो सकता, और अगर आर की वैल्यू NH2 हुई तो इसे क्या बोलते हैं हम, गुआनिडीन। क्या बोलते हैं, गुआनिडीन। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरह से ये कॉन्जुगेट एसिड इसका स्टेबलाइज्ड। मान लो हमने एमिडीन ले लिया, हमने क्या किया यहाँ पर H+ ऐड करवाया। अब देखो यहाँ 2 नाइट्रोजन आइटम है, कौन अटैक करेगा उसके ऊपर, जो हाँ जहाँ पे लोकलाइज है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये अटैक कर देगा इसके ऊपर, कोई डाउट। अब देखो यहाँ क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड NH2, यहाँ प्लस चार्ज, और यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH2। क्लियर है, ये बन जाएगा। ये हमारा क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या था, बेस था, बेस ने प्रोटॉन लिया, क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। अगर कॉन्जुगेट एसिड बहुत स्टेबल है तो रिएक्शन बहुत तेज़ी से आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, देखो कैसे, ये अगर लोन पेयर इधर डीलोकलाइज हुआ तो ये यहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो ज़रा, RC सिंगल बॉन्ड NH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस चार्ज। अब ज़रा इन दोनों को कंपेयर करो, हम बात कर रहे हैं इन दोनों की, इन दोनों को कंपेयर करो, क्या ये इक्विवेलेंट लग रहा है, मुझे तो ये इक्विवेलेंट लग रहा है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने, 2। तो हमने पहला पढ़ा था AERHI, एरोमेटिसिटी, देन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, देन रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। तो उसके हिसाब से क्या बोलेंगे, दे आर वेरी वेरी स्टेबल, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर वेरी स्टेबल। यहाँ 2 बन रहे हैं तो ये काफ़ी स्टेबल होगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि चूंकि इसका कॉन्जुगेट एसिड बहुत स्टेबल है तो बेस कैसा रहा होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, देखो हमेशा याद रखना है, जितना स्टेबल प्रोडक्ट है रिएक्टेंट उतना ही अनस्टेबल रहेगा। तो हम अच्छे बेस किन्हें बोलेंगे, अच्छे एसिड हम किनको बोलेंगे, अच्छे एसिड और अच्छे बेसिस का मतलब ही क्या है, हाईली अनस्टेबल स्पीशीज। ठीक है, उससे बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे, वेरी वेरी स्टेबल। ठीक है, चलो अगर हम गुआनिडीन में यही काम कर दें, हमने गुआनिडीन में क्या किया, H+ दे दिया, तो ये लोन पे अटैक कर देगा इसके ऊपर, क्या बन जाएगा, NH2C डबल बॉन्ड NH2 प्लस सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, अब यहाँ बात करें तो देखो
ये भी लोन पर जाएगा डिलोकलाइज होने के लिए, क्या बन जाएगा NH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस, और जब वो जाएगा तो देखो एक और बन जाएगा, क्या बन जाएगा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस। अब ज़रा तीनों को देखो यहाँ पे, तीनों ही कैसे हैं, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ तो वेरी वेरी स्टेबल हो गया ये, क्यों, तीन तीन बने हैं और तीनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट है, वेरी वेरी स्टेबल हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि guanidines and amidines are one of the strongest organic bases because their conjugate acids are stabilized by the delocalization of positive charge, ठीक है, with equivalent resonating structures। क्लियर है। चलो अब देखो, गुआनिडीन सिंपल आपको एसाइक्लिक में दे सकता है या फिर साइक्लिक में भी दे सकता है पहचानने के लिए। वो देखो कैसे, अगर हम यहाँ निकालें केबी ऑर्डर तो क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो, अगर इस मॉलिक्यूल में देखो, इस पार्ट को देखो जरा, तो यहाँ पे पहचानने का तरीका क्या है, एमिडीन और गुआनिडीन को एक कार्बन होना चाहिए जिससे एक डबल बॉन्ड N और एक सिंगल बॉन्ड N जुड़ा हो। तो ये क्या है हमारा एमिडीन, सिंपल, दिस इज आवर एमिडीन ग्रुप, ठीक है। लेकिन और अगर मान लीजिए एक और N जुड़ गया तो वो क्या हो जाएगा, गुआनिडीन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो देखो जरा इस कार्बन को, इस कार्बन को देखो, उससे एक डबल बॉन्ड N है और एक सिंगल बॉन्ड N है, तो ये कैसा ग्रुप है, दिस इज एमिडीन ग्रुप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ जो ये कार्बन आइटम है या फिर ये कार्बन आइटम है, किसी को भी पकड़ लो, किसी भी कार्बन आइटम से एक डबल बॉन्ड N और एक सिंगल बॉन्ड N अवेलेबल कनेक्टेड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट एमिडीन। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि एमिडीन्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेसिस, तो क्या बोलेंगे, इस तरह होगा क्या, बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर है। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ सारे ही सारे कैसे हैं, एमिडीन ग्रुप्स हैं। देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला क्या है, एमिडीन एमिडीन एमिडीन, और ये भी एमिडीन, लेकिन पैरा पोजिशन पे ग्रुप्स बदल गए। तो क्या करना है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ -I है, यहाँ -M है, और यहाँ पे +HC है। जितना बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना स्टेबल होगा हमारा, सॉरी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी। तो हम क्या बोलेंगे, केबी ऑर्डर, HC सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा तो D सबसे ज़्यादा, ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो अनस्टेबल कर देंगे उसको, मतलब उसको स्टेबलाइज कर देंगे लोन पेयर को। हमें स्टेबलाइज नहीं चाहिए लोन पेयर, हमें अवेलेबल चाहिए लोन पेयर, तो क्या बोलेंगे A। उसके बाद क्या बोलेंगे, ज़्यादा कौन खींच रहा, C लास्ट में आएगा, क्या बोलेंगे, B देन C। क्लियर है। अब बात करते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट की। हमने इसके बारे में एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में भी बात करी है, आप GOC पार्ट 2 में जाके इसको फिर से देख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर गैसियस फेज में बात करें या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में बात करें तो जो केबी ऑर्डर होता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स का, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। जैसे हम बात करें RNH2 और बात करें R2NH और बात करें R3N की, तो 3 डिग्री की ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर। लेकिन अगर मैं पोलर सॉल्वेंट में बात करूं, पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर में बात करूं या अल्कोहल में बात करूं या किसी एसिड में बात करूं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है हमारा बेसिक स्ट्रेंथ। पहला फैक्टर तो इंडक्टिव ही रहेगा, फर्स्ट फैक्टर इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड फैक्टर इज स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शंस, और मैं थर्ड बात करूं तो यहाँ सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट या फिर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन इफेक्ट। अब एक एक करके समझते हैं इसको। सबसे पहले बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे तो जितना ज़्यादा हमारा अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा उतना क्या होगी,
बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो हम बोलेंगे क्या, R3n ग्रेटर देन R2NH ग्रेटर देन RNH2, यानी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, या उसके बाद हम लिख सकते हैं अमोनिया, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्टेरिक फैक्टर्स के बारे में बात करूं, जैसे यहाँ देखो, मान लो आपने ले लिया अमोनिया, ले लिया, ठीक है, ये कंबाइन करेगा H+ के साथ, देखो ये आराम से जाके इसे अटैक कर सकता है और क्या बना लेगा, NH4+ बना लेगा, ठीक है। लेकिन मान लो आपने ले लिया R N R R, 3 डिग्री ले लिया आपने, अब यहाँ H+ आएगा, ये अटैक क्या कर पाएगा उतना इजीली, नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, R ग्रुप तो काफ़ी बड़ा है, बल्कि ग्रुप होगा, हाइड्रोजन से तो बड़ा ही होगा, तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन की वजह से जो हमारा बनेगा R3NH+, वो उतना स्टेबल नहीं बन पाएगा। तो अगर स्टैटिक से बोले हम, स्टैटिक फैक्टर का ध्यान में रखें सिर्फ और सिर्फ, तो हम क्या बोलेंगे, अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, देन RNH2, देन R2NH, देन R3N, ठीक है। लेकिन अगर मैं सॉल्वेंट इफेक्ट की बात करूं, सॉल्वेंट या फिर हाइड्रेशन इफेक्ट का, तो देखो वहाँ क्या होता है। सबसे पहले बात करें हाइड्रेशन के बारे में, तो व्हाट इज़ हाइड्रेशन, देखो ये हमारा क्या है, ये बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, और ये भी बेस है, ठीक है। ये क्या बना हमारा, ये सब बन गए कॉन्जुगेट एसिड्स, चारों क्या बन गए, कॉन्जुगेट एसिड। क्या इसके ऊपर चार्ज है, हाँ, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कोई भी चार्ज स्पीशीज कभी स्टेबल होता है क्या, नहीं। तो हाइड्रेशन से क्या होगा, हाइड्रेशन का मतलब ही क्या है कि किसी भी आयन, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उसको अगर आप पानी के अंदर डालोगे, हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो जैसे आपने पानी के अंदर डाला, या आप अल्कोहल ले सकते हैं, अल्कोहल अंदर डाल सकते हैं, इन जनरल पानी लेते हैं हम, तो पानी के अंदर अगर जैसे आपने डाला, तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो उसको पानी का नेगेटिव पार्ट क्या करता, हाइड्रेट करता, मतलब सराउंड करके स्टेबलाइज करता, उसके चार्ज को नलीफाई करता, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ये सभी कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो हाइड्रेशन से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब समझो इसको, यहाँ पे मान लो आपने ले लिया NH4+ अमोनियम, तो यहाँ क्या होगा, अब देखो पानी कैसा है, HOH, इस तरह से पानी है, O के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव पार्ट, कोई नेगेटिव चार्ज है उसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव पार्ट, क्लियर है भाई। अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज, तो वो H से क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो यहाँ भी क्या आएगा, पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस, और यहाँ भी पार्शियल प्लस, ठीक है। अब O क्या करेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा, किस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा सारे हाइड्रोजन को, और सेम काम इधर भी होगा। अब देखो क्या यहाँ हाइड्रेशन काफ़ी अमाउंट में हुई है, एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रेशन हुई है, इसका मतलब क्या है, बहुत एनर्जी रिलीज हुई होगी, ठीक है। अब यहाँ बात करें तो सेम काम यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और यहाँ हो सकता है, क्लियर है। अब बात करें हम इसके अंदर, तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ और यहाँ, यहाँ बात करें तो सिर्फ यहाँ होगा। अगर मैं बात करूँ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन की, हाइड्रेशन की, तो हम देख सकते हैं कि जो 3 डिग्री है उसमें एक्सटेंट, इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम है, जबकि हमारा जो प्राइमरी था, सॉरी अमोनियम था, उसके अंदर सबसे ज़्यादा था हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या है, हाइड्रेशन से स्टेबिलिटी मिलता है, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। जितना स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड, उतना स्टेबल हमारा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, हमारा बेस है, ठीक है। तो हम ओवरऑल अगर बात करें, ओवरऑल का मतलब क्या है, इन तीनों फैक्टर को काउंट करके हम इन तीनों फैक्टर को देखेंगे कि केबी ऑर्डर क्या होगा। तो अगर आर की वैल्यू आपकी CH3 है, आर की वैल्यू क्या है आपकी, CH3 है, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा होगा आपका 2 डिग्री, देन आपका 1 डिग्री, देन आपका 3 डिग्री, देन
NH3। ठीक है, अगर R की वैल्यू आपकी इथाइल है तो हम बोलेंगे 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन NH3। ठीक है, अगर R की वैल्यू आपकी आइसोप्रोपाइल है, इसे क्या बोलेंगे हम? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ 1 डिग्री, देन NH3, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अब देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे ग्रुप का साइज बढ़ गया तो क्या हुआ, आपका स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट करने लगा। और अगर आप टर्ट ब्यूटाइल ले लो, आपने अगर टर्ट ब्यूटाइल ले लिया तो आप यहाँ देखोगे कि अमोनिया का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, देन आपका 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। इस तरीके से होती है। क्लियर है? चलो, आप इसे याद कर सकते हो, एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ये मान के चलना है कि वो एक्वस मीडियम में ही बात करेगा। अगर वो गैसेस फेज में बोलेगा तो वहाँ स्पेसिफाई करेगा गैसेस फेज, आपको उसको ऑप्शन से एनालाइज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन्स की। अब देखो होता है क्या ऑर्थो इफेक्ट, पहले वो एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो अनिल होते हैं उसमें अगर ऑर्थो पे पोजीशन पे +M एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रुप, +M एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे एग्जांपल है हमारा OH और NH2, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? ऑर्थो पैरा से ज़्यादा हो जाती है और एनिलीन से भी ज़्यादा हो जाती है। मतलब अगर आपको OH और NH2 मिल जाए तो क्या बोलेंगे? सीधा बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी ऑर्थो पैरा से और एनिलीन से। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो सबसे कम हो जाएगी। क्लियर है? OH NH2 नहीं है तो सबसे कम हो जाएगी, OH NH2 है तो सबसे आगे हो जाएगी। और अगर सारे के सारे ऑर्थो हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से देखेंगे। आप क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसा हमने बेंजोइक एसिड में किया था। अब देखो इसका रीज़न क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। हमने SIR पढ़ा था, ये क्या है? SIP। SIR क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब स्टेरिक फैक्टर की वजह से रेजोनेंस बंद हुआ। यहाँ क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, मतलब स्टेरिक रिपल्शन की वजह से H+ का एडिशन बंद हुआ। अब समझो इसको कैसे। मान लो आपने ले लिया एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ठीक है, हमने यहाँ क्या किया? H+ ऐड करवाया, तो क्या होगा? ये लोन पेयर जाके इस पे अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा? H+। अब ये कैसा हो गया? sp3 हो गया। अब ये कैसा था? इधर sp2 था। ठीक है, अब समझो कि ये हुआ क्या है यहाँ पे। जैसे ही sp3 के अंदर गया, ये कार्बन के हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, यहाँ क्या होगा? रिपल्शन। यहाँ क्या होगा? रिपल्शन। उस रिपल्शन से बचने के लिए ये रिएक्शन जाता है पीछे। जैसे पीछे जाएगा तो वो क्या करेगा? H+ को डोनेट कर देगा वापस। तो हुआ क्या? यहाँ हो गया डीप्रोटोनेशन। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे मिथाइल ना होके OH होता, या फिर NH2 होता, या फिर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रुप होता जो +M भी कर सकता है, तो ये क्या करता? H बॉन्ड कर लेता। जैसे मान लो आपने लिया OH, ठीक है, आपने यहाँ ले लिया NH3+, H के साथ आपने जोड़ दिया NH+, तो यहाँ क्या हो जाता? H बॉन्डिंग हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ तो आपने क्या लिया है? मिथाइल ले लिया। तो अगर कोई भी ग्रुप हो OH NH2 के अलावा, तो हमेशा क्या करेगा? डीप्रोटोनेशन करा देगा, मतलब स्टेरिक रिपल्शन की वजह से H+ का एडिशन होना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। इसे हम क्या बोलते हैं? SIP इफेक्ट। क्लियर है? इसी वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक दैन पैरा, मेटा एंड एनिलीन इटसेल्फ, अगर वहाँ पे OH NH2 नहीं है तो। क्लियर है? चलो अब एग्जाम्पल करते हैं इस पर। अब यहाँ ऑर्थो इफेक्ट लगेगा तो ऑर्थो को जहाँ भी लगा है उसको आप सेपरेट कर दीजिए, या तो सबसे आगे आएंगे या फिर सबसे पीछे जाएंगे। एक एक्सेप्शन है इसका, देखो यहाँ बात करें तो कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, यहाँ क्या लगेगा? ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ क्या लगेगा? -I, यहाँ क्या लगेगा? -M। अब बात करें NO2 की, तो क्या NO2? OH है,
नहीं है। NH2 है? नहीं है। तो वो कैसा ग्रुप है? ये कैसा ऑर्थो इफेक्ट लगाएगा? नेगेटिव वाला लगाएगा। मतलब यहाँ पे बात करें Kb वैल्यू की, तो क्या होगा? सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पीछे कौन आएगा? B सबसे पीछे आएगा। सबसे अच्छे की बात करें, अच्छा तो देखो यहाँ पे -I लग गया, -M लग गया, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए, गलत हो गया ना। हमें बेसिक स्ट्रेंथ तो बढ़ानी थी, ये तो घटा देंगे। तो क्या बोलेंगे हम? अब सबसे अच्छा कौन हो जाएगा हमारा? A। अब हमें B और C और D में कंपेयर करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ -I है, इसका मतलब वो बेटर है -M से, तो लिखेंगे यहाँ C और फिर यहाँ क्या लिखेंगे? D। हो गया हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल देखो, यहाँ बात करें तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। कौन सा वाला? नेगेटिव वाला, सबसे कम बेसिक हो जाएगा ये। यहाँ बात करें तो +I लगेगा, मेटा पोजिशन है। यहाँ बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन है, 3α-H, ठीक है। अब देखो यहाँ Kb वैल्यू, अगर मैं बात करूँ सबसे खराब कौन है यहाँ पे? B सबसे खराब है भाई, ठीक है। सबसे अच्छा कौन होगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी वो बात करेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन से। फिर बात करें तो इंडक्टिव की बात करेंगे, फिर यहाँ बात करेंगे कुछ नहीं है। तो बोलो सबसे अच्छा कौन है यहाँ पे? तो D है। उसके बाद कौन हो जाएगा? C हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा? A। ये हो गया हमारा Kb ऑर्डर, ठीक है। आप सबसे अच्छा और सबसे खराब बेस पहचान लीजिए, ऑलरेडी आपको ऑप्शन से ही सवाल बन जाते हैं। चलो अब बात करें थर्ड क्वेश्चन की। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है आपका? माइनस, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ क्या लगेगा? ऑर्थो इफेक्ट। कौन सा वाला? देखो यहाँ OH है, पॉजिटिव वाला, सबसे अच्छा बेस हो गया ये। अब यहाँ बात करें -I, यहाँ बात करें तो +M, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? Kb ऑर्डर। सबसे अच्छा कौन हो जाएगा? B। लिख दो B सबसे अच्छा। फिर बात करें, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा, ये तो लेकिन डोनेट कर रहा, हमें ऐसा ही ग्रुप चाहिए जो डोनेट कर रहा हो। तो क्या बोलेंगे? D। देन बोलेंगे तो विड्रॉ कर रहा है, सबसे लास्ट में आएगा। फिर बोलेंगे A, देन C। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, यहाँ बात करें तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। यहाँ क्या लगेगा? ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ क्या लगेगा? -I, और यहाँ क्या लगेगा? +M। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यूज है वो क्या बताती हैं कि होना क्या चाहिए? सबसे कम होना चाहिए था B। सबसे कम क्या होना चाहिए था? B। बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये थोड़ा H बॉन्डिंग कर पाता है, ठीक है, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं कर पाता जितना OH करेगा, क्योंकि OH का साइज भी काफ़ी छोटा है। वहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन बिल्कुल नहीं होता, यहाँ स्टेरिक रिपल्शन तो होगा, थोड़ी बहुत H बॉन्डिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ जो ओवरऑल वैल्यू आती है वो क्या आती है? D की सबसे ज़्यादा, देन हमारा हो जाएगा A, देन हमारा होगा B, देन हमारा होगा C। कायदे से B लास्ट में होना चाहिए था, B शुड बी एट लास्ट, बट चूंकि ये थोड़ा सा क्या करता है? H बॉन्डिंग कर सकता है, और ये यहाँ पे -I लगा रहा है। इस रीज़न की वजह से इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, जिसकी वजह से B थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बेस हो गया एज कम्पेयर टू C। तो इससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, अब यहाँ पे क्या है? सारे के सारे क्या ऑर्थो पे है, तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करें? तो देखो यहाँ बात करें तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, और कौन सा लगेगा यहाँ पे? यहाँ कौन सा लगेगा? यहाँ लगेगा आपका पॉजिटिव वाला ऑर्थो, सॉरी नेगेटिव वाला। यहाँ क्या लगेगा? पॉजिटिव वाला। C में क्या लगेगा? नेगेटिव वाला। और Cl में भी क्या लगेगा? नेगेटिव वाला। तो यहाँ क्या लगा रहा है? ये हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा है, 3α-H। यहाँ क्या लगा रहा है? ये +M लगा रहा है, ठीक है। यहाँ क्या लगा रहा है? ये -M लगा रहा है। यहाँ क्या लगा रहा है? -I लगा रहा है। देखो +M लगा रहा है, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा, तो सबसे पहले लिख दो इसको B। देन आपका हाइपर कॉन्जुगेशन A, देन -I लगेंगे यानी D, देन C। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि सबसे पहले हम देख रहे हैं +M, क्योंकि Kb वैल्यू +M से बढ़ेगी, इंडक्टिव से बढ़ेगी, प्लस इंडक्टिव से, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी प्लस वाले से बढ़ेगी, -I -M और -H से क्या होगी? घटेगी। तो देखो यहाँ पे, यहाँ क्या है? आपका +M है, सबसे आगे होगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन है, उसके बाद होगा, फिर इंडक्टिव है, फिर -I -M है। -M से बहुत ज़्यादा विड्रॉ कर देगा वो। क्लियर है? इस तरीके के बहुत सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं सवालों के, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उनसे ही सारे के सारे सवाल पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट हर साल जेई मेंस में, नीट में, एडवांस में एक ना एक सवाल तो बेसिक स्ट्रेंथ पे आता ही है। इन जनरल ग्वानिडीन, अमिडीन से ही
रोटेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें वैसे क्वेश्चंस को। ओके, अगली वीडियो में हम बात करेंगे टोटोमेटिज्म और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस की, कि किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करता है या फिर नहीं करता। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इज दैट रिएक्शन पॉसिबल और नॉट, या फिर फॉरवर्ड जाएगा या फिर बैकवर्ड जाएगा, उनके बारे में बात करेंगे हम। और टोटोमेटिज्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे आगे जहाँ पे टोटोमेटिज्म का यूज़ आएगा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियोज़ में। If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel for more videos. Thank you so much for watching. See you in the next one.